प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल प्रणाली, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन स्विस। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल प्रणाली, इसकी विशेषताएं, दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण और दलों के कितने प्रकार वहाँ पाए जाते हैं। अर्थात वास्तव में वहाँ जो पार्टी सिस्टम है वह एक दलीय है, द्विदलीय या बहुदलीय है। इन बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह स्विट्जरलैंड के संविधान के संदर्भ में, प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम लेक्चर है आज। कल से हम फ्रांस के संविधान का श्री गणेश करेंगे। यस, मैंने आपको कहा था कि मैं जितने भी सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने ब्रिटिश राज्य व्यवस्था, अमेरिका की राज्य व्यवस्था, स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था, ये 3 देशों की राज्य व्यवस्थाएं आपको ठीक से समझा दिया है। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कल से हम चौथी जो राजनीतिक व्यवस्था है फ्रांस की, इसको शुरुआत करेंगे और इसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि जापान और चीन की जो राज्य व्यवस्था है, संविधान है, उसको भी हम समझाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल प्रणाली है, इसको समझाएं उससे पहले प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, आपको सूचना मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस स्टूडेंट्स, ध्यान दें। स्विस राजनीतिक दल प्रणाली, विशेषताएं, दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण। मुख्य 2 बातें हैं कि इसकी क्या विशेषताएं और स्विट्जरलैंड में कमजोर दलीय व्यवस्था क्यों है, इसके क्या कारण है, ये 2 बातें ले रहे हैं हम। इसके बाद में तीसरे पार्ट मैंने यहाँ लिखा प्रमुख राजनीतिक दल की, वहाँ पर वास्तव में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं उनके क्या नाम है, कौन कौन से दल हैं, इसके बारे में एग्जाम प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने जो 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नाम नोट कर दिए हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है राजनीतिक दल लोकतंत्र पहिए रथ। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं, वो राजनीतिक दलों के बिना संचालित हो ही नहीं सकती। अर्थात जिस भी देश में लोकतंत्र है, चाहे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है चाहे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भाई राजनीतिक दल निहायत जरूरी हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक व्यवस्था का संचालन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि भारत में, अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं, जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, परंतु यहाँ का जो पार्टी सिस्टम है ना, वो स्विट्जरलैंड से कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि भारत में भी दलगत भावना मौजूद है, दलबंदी की भावना मौजूद है, अमेरिका में भी दलीय भावना मौजूद है, दलबंदी की भावना है, परंतु स्विट्जरलैंड में किसी भी रूप में दलगत भावना नहीं है। वहां कोई भी व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है तो धनवान बनने के लिए नहीं लेता है, वह वास्तविक रूप में देश सेवा के लिए राजनीति में भाग लेता है। जबकि भारत, अमेरिका की बात की जाए तो डेफिनेटली ये राजनीति में भाग, राजनीति को एक व्यवसाय समझ कर लेते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में राजनीति में भाग, राजनीति को व्यवसाय समझकर नहीं लिया जाता है, बल्कि राजनीति को एक गंभीर कार्य, राजनीति को एक गंभीर कार्य, राजनीति को राष्ट्रीय हित का माध्यम समझकर वो लोग राजनीति में भाग लेते हैं। अनुकरणीय है ये बात हमारे लिए भी, हम भारतीयों के लिए भी, कि स्विट्जरलैंड से ये बात हमें सीखनी चाहिए।
तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में राजनीतिक दल लोकतंत्र रूपी रथ के पहिए हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यदि रथ है तो उसके पहिए है राजनीतिक दल। बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली रूपी रथ संचालित नहीं हो सकता। इसलिए जहां कहीं भी लोकतंत्र है, चाहे प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, राजनीतिक दल होंगे ही होंगे, निश्चित है ये बात। बिना राजनीतिक दल के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने यहाँ नोट भी किया है, राजनीतिक दल पहिए लोकतंत्र रथ, अर्थात लोकतंत्र रूपी रथ को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, उसे गतिशील बनाने के लिए, क्रियाशील करने के लिए पहिए की आवश्यकता है ही है, और वह पहिया है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर है? इसके बाद इन प्यारे विद्यार्थियों, हम स्विट्जरलैंड की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम समझाएं। आपको ये बात जरूर मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में मुख्यतया 3 प्रकार के पार्टी सिस्टम है, 3 प्रकार की राजनीतिक दल प्रणालियां होती हैं। मैंने लिखा 3 प्रतिमान। 3 प्रकार के राजनीतिक दल प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं? एक होता है एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली। दूसरा होता है बहुदलीय प्रणाली, और तीसरा होता है द्विदलीय प्रणाली। देखिएगा, जब किसी देश के अंतर्गत राजनीति में केवल एक ही राजनीतिक दल भाग लेता हो, जैसा कि चीन में, तो वह एक दलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली क्या मतलब है? जब किसी भी देश की राजनीति के अंतर्गत 2 से अधिक प्रतियोगी राजनीतिक दल होते हैं तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि भारत में बहुदलीय है और स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय है। इसके बाद में द्विदलीय प्रणाली, जब किसी देश की राजनीति के अंतर्गत प्रतियोगी दल, राजनीति में प्रतियोगी दल केवल 2 ही हों। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 से अधिक दल नहीं होंगे, नहीं, 2 से अधिक दल हो सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी दल केवल 2 ही होंगे। एक सत्तारूढ़ होगा, दूसरा विपक्ष में बैठेगा, जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। ठीक है, तो वास्तव में राजनीतिक दल प्रणालियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली। मैंने इन सब के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, और राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं, इसकी क्या विशेषताएं, गुण दोष इत्यादि जो भी हैं, सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ पर उनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको राजनीतिक दल का अर्थ ठीक से समझना हो, इसकी परिभाषाएं समझनी हो, तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब तो हम बात करेंगे केवल स्विट्जरलैंड की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? स्विस दल प्रणाली का विकास। देखो, मैं यहाँ स्विस लिखता हूँ, इसका मतलब क्या? स्विट्जरलैंड। स्विस दल प्रणाली का विकास, अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसका विकास कैसे हुआ है, कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाए। आज स्विट्जरलैंड में बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन इसका श्री गणेश कहाँ से मानेंगे? तो ध्यान दें, ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि वास्तव में वहाँ जो प्रथम संविधान लागू हुआ था 1848 में हुआ था। उसके बाद में संविधान में संशोधन होता है, 1874 में संशोधन किया जाता है, और उसके बाद में 1999 में फिर संविधान में संशोधन किया जाता है, और उसके बाद में जनमत संग्रह कराया जाता है, और फिर 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू किया जाता है। परंतु 1848 से पहले भी स्विट्जरलैंड में 2 दल थे, उदारवादी और उग्रवादी। नोट कीजिएगा, उदारवादी और उग्रवादी एग्जाम पूछ लिया जाता है, इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। और 1848 में जब संविधान का निर्माण किया गया और जब उसे क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया, उस समय मैंने लिखा 1848 में तीन राजनीतिक दल मौजूद थे: उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल। 3 दल थे उस समय, 3 दल। नोट कीजिएगा, एग्जाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद में 1880 में, मैं चूंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है इसलिए मैंने सेलेक्टेड चीज़ ली है बस। 1880 में फिर एक नया दल आता है उभर कर, समाजवादी लोकतंत्रीय दल। मतलब 1880 में स्विट्जरलैंड के राजनीतिक मंच पर, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म,
राजनीतिक मंच पर समाजवादी लोकतंत्रीय दल उभर कर आता है, उसका उदय होता है। और 1919 में कृषक दल राजनीतिक मंच पर उभरता है, या कृषक दल का राजनीतिक मंच पर उदय होता है। कब? 1919 में। और इसके बाद साम्यवादी दल राजनीतिक मंच पर आता है, या साम्यवादी दल का राजनीतिक मंच पर उदय होता है, या मतलब राजनीतिक मंच पर उदय होता है। तो ये वास्तव में स्विट्जरलैंड में दल प्रणाली का मैंने संक्षेप में विकास बताया है। इसके अंतर्गत सभी प्रश्न बन जाते हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद मूल बात लेते हैं हम स्विस दलों की विशेषताएं। मतलब स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं, ये यहाँ जो हमने विकास देखा ना, ये सारे जो राजनीतिक दल हैं, इनकी क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं? अरे भाई, वास्तव में स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल है ना, वो भारत से, अमेरिका से कुछ अलग ही हैं, अलग है। इसलिए इन विशेषताओं को समझना निहायत जरूरी है। क्या? स्विस दलों की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं को हम बताएं, शुरुआत करें उससे पहले इधर आइए, मैंने एक वाक्यांश लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। एक विद्वान है कोडिंग्स क्या कह रहे हैं ये, कि स्विस दलों, स्विट्जरलैंड के दल, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, स्विस दलों की विचारधारा, क्या कहा है मैंने? स्विस दलों की विचारधारा। जो ये दल है ना, यहाँ मैंने 5 महत्वपूर्ण दलों के नाम लिख रखे हैं। इन दलों की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, विचारों का जो समुच्चय होता है उसे विचारधारा कहते हैं, और राजनीतिक विचारों का जो समुच्चय होता है उसे राजनीतिक विचारधारा कहते हैं। तो स्विस दलों की विचारधारा तथा उनके सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन में किसी प्रकार का उग्र अंतर नहीं है। मतलब कोडिंग्स कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में दलों की विचारधारा, दलों की राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक संगठन में किसी प्रकार का उग्र अंतर नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में दलगत भावना नहीं है, वहाँ स्वार्थों के आधार पर राजनीति भाग नहीं लेते हैं, वहाँ राजनीति को पेशा नहीं समझते हैं, वहाँ राजनीति को व्यवसाय नहीं समझते हैं, वहाँ राजनीति में केवल धन कमाने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ राजनीति में केवल देश सेवा के लिए जाते हैं। बस नोट कीजिएगा ये बात, ठीक है। इसके बाद में पहली विशेषता है बहुदलीय प्रणाली। मैंने आपको पहले बता दिया था बहुदलीय प्रणाली। दलीय प्रणालियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, एक दलीय, बहुदलीय और द्विदलीय। तो स्विट्जरलैंड में क्या है? बहुदलीय प्रणाली है। मतलब वहाँ वास्तविक रूप में राजनीति में 2 से अधिक दल हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ भी बता दिया विकास में, और इधर मैंने 5 दलों के नाम लिख रखे जो महत्वपूर्ण है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ 2 से अधिक दल हैं, 2 से अधिक दल हैं, तो वहाँ पर क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा है दलगत भावना का अभाव। अरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में देखिएगा आप, दलगत भावना है। लोग दलगत राजनीति के गंदे खेल में उलझे हुए रहते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में दलगत भावना नहीं है। वहाँ वास्तव में किसी भी रूप में किसी भी दल को देखिएगा, वो अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए राजनीति में नहीं जाते हैं, उनमें कोई दलगत भावना नहीं होती है। सभी दल आपस में सहयोग कर राजनीति का संचालन करते हैं, सभी दल आपस में सहयोग कर राज्य व्यवस्था का संचालन करते हैं। वहाँ किसी भी रूप में जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो दलगत भावना का अभाव है। तीसरा है दुर्बल संगठन। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये राजनीतिक दल हैं, चाहे किसी भी दल को उठाइएगा, उनका जो संगठन है वह दुर्बल है, कमजोर है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में सभी कैंटोनों के अपने अपने दल हैं, और जो कैंटोनों के दल होते हैं वो कैंटोनों के दल केंद्रीय दल के अधीन नहीं होते हैं। वहाँ बिल्कुल दलों का संगठन ढीला ढाला होता है, और ढीला ढाला संगठन है तो इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ किसी भी रूप में दलगत भावना को पनपने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका मूल लक्ष्य होता है राज्य व्यवस्था का संचालन करना, और निस्वार्थ भाव से उनका लक्ष्य होता है राजनीति में भाग लेना देश सेवा के लिए, उनका लक्ष्य होता है राजनीति में भाग लेना राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। उनका लक्ष्य ये नहीं होता है कि हम राजनीति में भाग ले रहे हैं या किसी दल के सदस्य बन रहे हैं तो हमें धनवान बनना है, हमें धन कमाना है। उनका ये लक्ष्य नहीं होता है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। चलिए,
इसके बाद में चौथा है विरोधी दल का अभाव। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिएगा आप भारत में देखेंगे विरोधी दल मौजूद है, मतलब एक दल सत्तारूढ़ होता है, दूसरा विपक्ष में बैठ जाता है। ब्रिटेन में देखेंगे आप एक दल सत्तारूढ़ है, दूसरा विपक्ष में बैठ जाए, वहाँ तो द्विदलीय व्यवस्था है। और अमेरिका के अंतर्गत भी द्विदलीय व्यवस्था है, तो एक दल सत्ता में होगा, दूसरा विपक्ष में बैठेगा। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में भी जो है विपक्ष बैठता है, विरोधी दल मौजूद होता है। ठीक है, सत्तारूढ़ दल जो होता है उसकी नीतियों की आलोचना की जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंतर्गत विचित्र बात है कि वहाँ विरोधी दल का अभाव है। क्यों है विरोधी दल का अभाव? जबकि वहाँ तो 5 दल हैं महत्वपूर्ण, तो फिर तो विपक्ष में बैठेगा कोई ना कोई। लेकिन नहीं भाई, वहाँ वास्तविक रूप में सभी दलों को वास्तव में वहाँ की जो व्यवस्थापिका है, जिसे संघीय संसद कहते हैं, उसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। सभी वहाँ पर बैठते हैं, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होते हैं। सभी दलों के सदस्य इसमें मौजूद होते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी रूप में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं रहती, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है वहाँ पर। इसके बाद में 5वां है दल संविधान के अंग नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल हैं उनको संविधान का अंग नहीं माना गया है। मैंने यहाँ लिखा है दल संविधान के अंग नहीं है, मतलब वहाँ राजनीतिक दलों को संविधान का अंग नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी व्यवहार में किसी न किसी रूप में, मैंने यहाँ लिखा है मतलब व्यवहार में, अनुच्छेद 154 में ये लिखा गया है क्या कि संघीय संसद, मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका संघीय संसद संसदीय गुटों का निर्माण कर सकती है। और अनुच्छेद 137 में ये लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति और लोकमत के निर्माण के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये 137 में लिखा गया है, परंतु स्पष्ट रूप में दलों को संविधान का अंग नहीं माना गया है। बाकी अनुच्छेद 154 में और 137 में सिर्फ इतना सा संकेत दिया गया है जो मैंने आपको बता दिया है। छठा है नेतृत्व का अभाव। भाई वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड में किसी भी दल का कोई नेता नहीं होता है। और वैसे भी देखा जाए वहाँ तो जो सरकार होती है वहाँ की, जिसे संघीय सरकार कहते हैं, कार्यपालिका, उस कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं। 7 ही सदस्य सभी दलों के होते हैं। उसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यकाल 1-1 वर्ष होता है, और बारी बारी से सभी क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। और वहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो महत्वहीन होता है। महत्वहीन राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड में तो पाया जाता है, महत्वहीन राष्ट्रपति है। तो वास्तविक रूप में कार्यपालिका का नेतृत्व नहीं करता है किसी भी रूप में। इसलिए स्विट्जरलैंड में जो दल हैं उनका किसी के द्वारा नेतृत्व नहीं किया जाता है। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत के अंतर्गत तो निश्चित है कि जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उसका जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, तो नेतृत्व किया जाता है। जबकि स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, नेतृत्व का अभाव है वहाँ। 7वां है दलों में सहयोग की भावना। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में सभी दल एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ये खींचतान नहीं करते हैं अमेरिका और भारत की तरह। ये सभी दल एक दूसरे का सहयोग करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि इनके संकीर्ण हित नहीं होते हैं, इनके हित व्यापक होते हैं, संकुचित हितों पर आधारित नहीं होते हैं। ये राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, ये राष्ट्रीय हितों की तरफ ध्यान देते हैं। इनका लक्ष्य धन कमाना नहीं है, इनका लक्ष्य देश की सेवा करना है, इनका लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना है, इनका लक्ष्य व्यवसाय मानकर राजनीति में भाग लेना नहीं है। चलिए, दलों में सहयोग की भावना है। 8वां है दलों में बुनियादी सिद्धांतों पर मतभेद नहीं। वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड में जो ये 5 मुख्य राजनीतिक दल हैं इनमें किसी भी रूप में बुनियादी सिद्धांतों पर कोई मतभेद नहीं है। सभी दलों का लक्ष्य है जन कल्याण, सभी दलों का लक्ष्य है जन कल्याण, तटस्थता को बनाए रखना, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना, जन कल्याण मुख्य है। सभी का लक्ष्य जन कल्याण है, इसलिए दलों में बुनियादी सिद्धांत पर मतभेद नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी दलों का लक्ष्य जन कल्याण, जनता का कल्याण करना, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो फिर दलों में बुनियादी सिद्धांत पर क्या मतभेद हो सकता है? जन कल्याण की बात है, बस सीधी सी बात है। और इनमें कोई संकुचित, कोई संकीर्ण इनका हित है ही नहीं। जाति भाषा धर्म के आधार पर बटे हुए ही नहीं है भारत की तरह। भारत में तो जाति भाषा धर्म के आधार पर राजनीति को मैं किस शब्द का प्रयोग करूं यहाँ कि राजनीति को तो एक यहाँ
लासेबाजी की राजनीति बना दिया है कि जाल डालो, फंसाओ और घसीट लो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजनीति अति प्रशंसा की पात्र है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वो तभी होगा ऐसा संभव कि राजनीति प्रशंसा के पात्र बने, वो तभी संभव होगा जबकि वास्तविक रूप में सभी दल एक दूसरे का सहयोग करते हुए, जन कल्याण की भावना को दिमाग में रखते हुए और राष्ट्र हित को प्रथम स्थान देते हुए आपसी दलबंदी, गुटबंदी, दलगत भावना, संकीर्ण हित, संकुचित हित, स्वार्थ पर आधारित हित, इन सब की तिलांजलि दे दी जाए, इन सबको त्याग दिया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की राजनीति इतनी पाक साफ हो जाएगी कि पूरी दुनिया भारत की राजनीति को नमन करेगी। यस, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं ये बात। चलिए, 8 बात होगी। 9वां है मितव्ययी राजनीति। स्विट्जरलैंड की राजनीति बड़ी मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब बहुत कम खर्चीली है, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं इनमें कोई दलगत भावना नहीं होती है। अरे भाई, ये जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार बटे हुए नहीं है। इन सब का लक्ष्य केवल जन कल्याण है बस। और वैसे भी वहाँ किसी भी रूप में किसी राजनीतिक दल का कोई नेता होता ही नहीं है। वहाँ सभी दलों को संघीय सरकार में, संघीय संसद में, मतलब व्यवस्थापक और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सभी दलों के व्यक्ति मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जब चुनाव होते हैं तो इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए वहाँ की राजनीति कम खर्चीली है। मित्र मतलब कम खर्चीली राजनीति है। 10वां है चुनाव का आधार योग्यता। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो चुनाव होते हैं तो चुनाव का आधार दल नहीं होता है, राजनीतिक दल नहीं होता है, चुनाव का आधार योग्यता होती है। वहाँ एक मतदाता किसी उम्मीदवार को अपना मत देता है तो दल नहीं देखता है कि किस राजनीतिक दल का है, बल्कि ये देखते हैं कि वह व्यक्ति की योग्यता क्या है, वह व्यक्ति कितना योग्य है, वह व्यक्ति कितना गुणी है, वह व्यक्ति कितना जन कल्याण का ध्यान रख सकता है, वह व्यक्ति कितना राष्ट्रीय हितों का ध्यान रख सकता है। ऐसे व्यक्ति को मत दिया जाता है। जबकि अमेरिका और भारत की बात की जाए और विशेषकर भारतीय राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर मतदाता किस आधार पर मत देते हैं? क्या जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर मतदान नहीं करते मतदाता? मुझे इसमें कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सिर्फ स्विट्जरलैंड के बारे में कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में क्या, कि स्विट्जरलैंड में चुनाव का आधार योग्यता है, राजनीतिक दल नहीं है। व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर मतदाता मतदान करते हैं। क्या भारत के अंतर्गत ये बात अनुकरणीय नहीं है? क्या स्विट्जरलैंड से इस बात को भारत के मतदाताओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए। अरे भाई, मैं सुकरात का एक उदाहरण दूंगा यहाँ। जब सुकरात ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि जनसाधारण सामान्य व्यक्ति जूता खरीदने के लिए जाता है जिसका स्थान पैरों में होता है, तो दुकानदार से कहता है कि अच्छी कंपनी के जूते दिखाओ। और 2-4 कंपनियों के, 5 कंपनियों के जूते देख लिए, फिर भी पसंद नहीं आए, दूसरी दुकान में जा रहे हैं, वहाँ जा कर के किसी कंपनी का जूता पसंद आएगा, जूता खरीद लिया। वहाँ कंपनियाँ पूछी जा रही हैं, जिसका स्थान पैरों में होता है, जूते के स्थान पैरों में होता है, उसके लिए कंपनियाँ पूछी जा रही हैं। और जिसका स्थान हमारे सर पर होता है, जिसको हम चुन रहे हैं, जो हमारे लिए कानून बनाने वाला है, जिन उम्मीदवारों को हम चुन करके भेज रहे हैं, क्या उनके बारे में कभी पूछते हैं कि किस कंपनी का बना हुआ है? मीन्स उसकी क्या योग्यता है, क्या योग्यता है? क्या देते हैं इस तरफ ध्यान हम? या फिर भावनाओं में बह करके हम अपने मत का प्रयोग करते हैं? विचारणीय है ये। ठीक है, मैंने संकेत दे दिया है। 11वां है व्यावसायिक राजनीतिकों का अभाव। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भारत और अमेरिका की तरह व्यावसायिक राजनीतिज्ञ नहीं है। वहाँ वास्तविक रूप में राजनीति के अंतर्गत भाग लेते हैं तो राजनीति को व्यवसाय समझकर भाग नहीं लेते हैं, बल्कि राजनीति को एक गंभीर कार्य समझकर राजनीति में भाग लिया जाता है। इसलिए स्विट्जरलैंड में व्यावसायिक राजनीतिकों का अभाव है, जैसा कि भारत के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे, अमेरिका में भी मिल जाएंगे। 12वां है दलों के निर्माण का आधार संकीर्णताएं नहीं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत राजनीतिक दलों के निर्माण का जो आधार होता है, 5 राजनीतिक दल महत्वपूर्ण मैंने नाम लिख दिए हैं। राजनीतिक दलों के निर्माण का जो आधार होता है वह जन कल्याण है, राष्ट्र हित है। उसका आधार जाति, भाषा, धर्म नहीं है। उसका आधार जाति, भाषा, धर्म नहीं है, बल्कि उसका आधार राष्ट्रीय हित है, जन कल्याण की भावना है। इसलिए स्विट्जरलैंड में दलों के निर्माण का आधार संकीर्णताएं नहीं है, जबकि भारत में दलों के निर्माण का आधार संकीर्णताएं भी हैं। और इसके बाद में
अंतिम 13वीं विशेषता है दलीय संगठन का आधार कैंटन। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो ये राजनीतिक दल है, इन दलों के संगठन का जो आधार है वो कैंटन है। और वास्तविक रूप में जब संघीय संसद के चुनाव होते हैं व्यवस्थापिका के, तो उसके अंतर्गत भी कैंटन के राजनीतिक दल ही आधार होते हैं उसका। और केंद्रीय दलों का उनके पर कोई कठोर अनुशासन नहीं होता है। इसलिए स्विट्जरलैंड में दलीय संगठन का आधार कैंटन। कैंटन मतलब समझ गए ना, मैंने पिछले काफी लेक्चर दिए हैं तो उसमें समय बता दिया है कि वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है और वहाँ संविधान के द्वारा शक्ति केंद्र और राज्यों में, वहाँ जो राज्य उनको कैंटन कहते हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य में विभाजित कर दी गई है। तो वहाँ वास्तविक रूप में जो संघ की इकाई है ना, इकाई है जो प्रांत कहें जिसको, उनको कैंटन कहते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है भाई। तो दलीय संगठन का आधार वहाँ कैंटन है, ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट लेते हैं हम, दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल इतने कमजोर क्यों हैं, दुर्बल दलीय व्यवस्था क्यों है? दल तो है वहाँ, बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन डेफिनेटली हम ब्रिटेन, अमेरिका और भारत से तुलना करें तो स्विट्जरलैंड की दलीय व्यवस्था बहुत ही कमजोर है, दुर्बल है। मतलब दल होते हुए भी दलों का इतना महत्व नहीं है वहाँ, नहीं है। नंबर 1, स्विस कार्यपालिका का स्वरूप। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो कार्यपालिका है जिसे संघीय सरकार कहा जाता है, उसकी सदस्य संख्या 7 है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति कहलाता है, उपराष्ट्रपति कहलाता है, जिनका कि कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जबकि जो कार्यपालिका संघीय सरकार, इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष है और इसका 1 वर्ष है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का। परंतु यहाँ जो ये संघीय सरकार है जिसमें कि 7 सदस्य, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, यहाँ किसी एक दल का सदस्य नहीं होता है, बल्कि सभी दलों के सदस्य होते हैं और सभी दलों के सदस्य हैं। और यहाँ जो इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, वो वास्तव में जो ये अन्य 6 सदस्य बच गए इनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, बल्कि 7वें सदस्य शक्ति की दृष्टि से बराबर है। और जब तक 7 सदस्य आपस में सहमत नहीं होंगे तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिए वहां वास्तविक रूप में दलगत भावना पाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि सभी दलों को इसमें स्थान दिया गया और सभी सदस्य शक्ति की दृष्टि से बराबर है। इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में दलीय व्यवस्था क्या है, कमजोर है। दूसरा है लूट प्रथा का अभाव। अमेरिका के अंतर्गत लूट प्रथा है, क्या है कि जैसे मान लीजिएगा वहाँ द्विदलीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 दल है ना अमेरिका में। अब मान लीजिएगा इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बन जाता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी ने जिन व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था उनको ये हटा देंगे और अपने स्वार्थों के अनुसार नए लोगों की भर्ती करते हैं वहां। हालांकि अभी अमेरिका में सुधार हो गया है, 20% ही लूट प्रथा है, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत लूट प्रथा की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। सभी दल भाई संघीय संसद में मौजूद हैं, सभी दलों के व्यक्ति संघीय सरकार मतलब कार्यपालिका में मौजूद है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सभी दलों के सदस्य होते हैं। तो लूट प्रथा की जरूरत ही नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ आपस में खींचतान नहीं होती, बल्कि सभी दल सहयोग कर करके और वहाँ की राज्य व्यवस्था का संचालन करते। कितनी अनुकरणीय बात है ये हमारे लिए। चलिए, लूट प्रथा का अभाव है वहाँ, मतलब समझ गए आप। तीसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था। भाई स्विट्जरलैंड के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 उपकरण या साधन बताए थे, लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभक। तो वास्तव में स्विट्जरलैंड में दलीय व्यवस्था इसलिए भी कमजोर है कि चूंकि वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां वास्तव में जनमत संग्रह और आरंभ की व्यवस्था होने के कारण विधायिका के द्वारा किसी भी रूप में, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी रूप में, कार्यपालिका के द्वारा किसी भी रूप में कोई गलत काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि विधायिका गलत कानून बनाने का प्रयास करती है तो जनता जनमत संग्रह करा लेगी, और इसी के साथ में आरंभक के द्वारा
व्यवस्थापिका से संघीय संसद जिसे कहा जाएगा कि इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए, संवैधानिक कानून। ठीक है, संवैधानिक कानून, क्योंकि संविधान में संशोधन के संदर्भ में ही आरंभ का प्रयोग किया जा सकता है, साधारण कानून के लिए आरंभ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जबकि जनमत संग्रह दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक, अनिवार्य। मैंने पिछले लेक्चर में सब बातें समझा दी हैं, आप देखिएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था होने के कारण भी वहां की जो पार्टी सिस्टम है वह दुर्बल है। और चौथा है बुनियादी मतभेदों का अभाव। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत दुर्बल दलीय व्यवस्था का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वहां बुनियादी मतभेदों का अभाव है। अतः स्विट्जरलैंड में जो ये पांचों दल हैं उनमें किसी भी सिद्धांत के ऊपर कोई मतभेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां वास्तविक रूप में इनका जो मूल लक्ष्य है सभी दलों का वह है जन कल्याण, तटस्थता। क्या? जन कल्याण, तटस्थता, धर्म निरपेक्षता। ये कुछ ऐसे राजनीतिक मूल्य हैं जिनको कि ये पांचों ही दल मान्यता देते हैं, पांचों ही दल स्वीकार करते हैं। इसलिए वहाँ बुनियादी मतभेदों के ऊपर मतलब जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आती है कि भाई आपस में खींचतान हो रही है या फिर जो है इनके अंतर्गत किसी भी सिद्धांत को लेकर के आपस में मतभेद है। इसलिए स्विट्जरलैंड में बुनियादी मतभेदों का अभाव है। मतलब राजनीतिक दलों की जो सिद्धांत है इनको लेकर के वहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो फिर यहाँ कठोर दलीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। और जब कठोर दलीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है तो डेफिनेटली वहाँ की जो पार्टी सिस्टम होगा वो कमजोर होगा। और हम कह सकते हैं कि ये बहुत बातें ऐसी हैं जो कि भारत अमेरिका को लेना चाहिए वहां से, स्विट्जरलैंड से। पांचवा है संघीय संसद की दुर्बल स्थिति। संघीय संसद मतलब व्यवस्थापिका, संघीय संसद की दुर्बल स्थिति है। क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में संघीय संसद के अंतर्गत सभी दलों के सदस्य मौजूद होते हैं और इसके साथ में संघीय संसद के द्वारा यदि जनहित के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो जनमत संग्रह कराया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि संघीय संसद कमजोर है, और कमजोर है तो चूंकि वहां किसी भी रूप में कोई एक दल ऐसा मौजूद नहीं होता है जिसका कि कठोर अनुशासन हो। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, सभी दल एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और चाहे संघीय संसद हो मतलब व्यवस्थापिका और चाहे संघीय सरकार हो मतलब कार्यपालिका, इन दोनों ही संस्थाओं के अंतर्गत सभी दलों की व्यक्ति होती हैं। इसलिए वहां पर जो है कठोर दलीय अनुशासन की आवश्यकता नहीं है और इसी कारण वहां दुर्बल दलीय व्यवस्था है। और छठा है इसका कारण है आर्थिक और धार्मिक मतभेदों का अभाव। भाई स्विट्जरलैंड में आर्थिक और धार्मिक मतभेदों का अभाव है, इसलिए भी वहां की जो दलीय व्यवस्था कमजोर है, दुर्बल है। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड में आर्थिक दृष्टि से अमीरी और गरीबी का इतना गैप नहीं है, अंतराल नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा वहाँ मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ अमीरी और गरीबी को लेकर के यदि हम कहें कि उनमें इतना फासला है, इतना गैप है कि कभी भी क्रांति हो सकती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सभी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं। सभी व्यक्ति स्विट्जरलैंड में अपनी आर्थिक स्थिति से क्या है? संतुष्ट हैं। और मध्यम वर्ग सबल है, मजबूत है। और जहाँ मध्यम वर्ग मजबूत होता है, अमीरी गरीबी में बहुत ज़्यादा अंतराल गैप नहीं होता है, सभी आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं। वहाँ कौन राजनीति को व्यवसाय समझेगा? वहाँ कौन राजनीति में घोटाले करेगा? आवश्यकता ही नहीं है इसकी। यस, इसलिए वहाँ पहली बात तो यह है कि आर्थिक मतभेद नहीं है, मतलब आर्थिक दृष्टि सभी व्यक्ति संतुष्ट हैं। तो डेफिनेटली वहाँ जब ये लोग राजनीति में जाएंगे, दलों में भाग लेंगे, तो ये स्वार्थ भावना से तो राजनीति में जाएंगे नहीं, बल्कि तो देश की सेवा के लिए जाएंगे राजनीति में। क्यों? क्योंकि आर्थिक दृष्टि संतुष्ट है, घोटाले करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। आर्थिक और धार्मिक मतभेदों का अभाव, वहाँ वास्तविक रूप में किसी भी रूप में धार्मिक भावना को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। किसी भी रूप में धार्मिक खींचतान वहां पर नहीं है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि वहां किसी भी रूप में आर्थिक या धार्मिक आधार पर अलग से दलों का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि हमारे भारत में किया जाता है। अतः आप ये कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में दुर्बल दलीय व्यवस्था का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आर्थिक और धार्मिक मतभेद वहां पर मौजूद नहीं है। तो बिंदु क्या लिखा मैंने? आर्थिक और धार्मिक मतभेदों का अभाव। क्लियर? ये 6 महत्वपूर्ण मैंने आपको कारण बता दिए हैं।
जो कि वहाँ दुर्बल दलीय व्यवस्था के कारण है। ये क्लियर। चलिए अंत में फिर मैंने पार्ट नंबर 3, ये इसका तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें मैंने लिखा प्रमुख राजनीतिक दल। यस, चूंकि स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था है, और बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ इसका अर्थ। जब किसी देश की राजनीति में दो से अधिक राजनीतिक दल राजनीति में भाग लेते हैं तो वह बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है। स्विट्जरलैंड में भी बहुदलीय व्यवस्था है, हालांकि वहाँ दलों की संख्या लगभग 15 है, लेकिन महत्वपूर्ण जो दल हैं वो 5 हैं, जो कि आपसे एग्जाम पूछे जा सकते हैं किसी भी रूप में। ये 5 दलों के मैंने नाम लिख दिए हैं। यहाँ इनके सिद्धांत, बुनियादी सिद्धांत मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 ही दलों में सिद्धांतों को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। सभी दलों का लक्ष्य है जन कल्याण, तटस्थता और धर्मनिरपेक्षता। 3 बातें बता दी, सबका लक्ष्य है 5 दलों का, इसलिए अलग से मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। पहला दल है उदार दल, दूसरा क्रांतिकारी दल, तीसरा कैथोलिक अनुदार दल, चौथा कृषक दल और 5वां समाजवादी लोकतंत्रीय दल। क्लियर। और इसके बाद में मैंने चौथा पार्ट बनाया है, इसका चौथा पार्ट है ये राजनीतिक दलों का मूल्यांकन। मतलब स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करें हम। अब स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दलों का मूल्यांकन किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि वास्तव में स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था तो है, लेकिन भारत की बहुदलीय व्यवस्था से अलग है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में तो दलगत भावना बहुत ज्यादा है। दलों का आधार, दलों के संगठन का आधार संकीर्णताएं भी हैं। जाति, भाषा, धर्म के आधार पर भी दलों का जो है निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ में अगर हम दूसरी बात कहें तो भारत के अंतर्गत तो राजनीति को आज जैसा मैं देख रहा हूं कि एक व्यवसाय बना दिया गया है। यहाँ की जो स्टाइल है, पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक शैली है, वो राजनीतिक शैली तो व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रही कि ये राजनीति को एक व्यवसाय समझते हैं, जबकि राजनीति एक व्यवसाय नहीं है। राजनीति एक गंभीर कार्य है, राजनीति अति प्रशंसा का पात्र है। राजनीति तो वास्तविक रूप में विवादों में समाधान करने की कला है। राजनीति विवादों को बढ़ाती नहीं है, राजनीति विवादों को समाप्त करती है। और जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ वहाँ राजनीति है ही नहीं। राजनीति वहाँ विश्रांति की स्थिति में चली जाती है। जहाँ राजनीति होती है वहाँ विवाद होता ही नहीं है, फिर वहाँ विवादों को बढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, मतभेद होगा, लेकिन राजनीति उसका समाधान करेगी। और आपस में हाथापाई की नौबत आ गई, मैं ये कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए, युद्ध की बात आ जाती है, युद्ध हो गया तो युद्ध की शुरुआत होगी। इसका मतलब ये है कि अब राजनीति वहाँ विश्रांति की स्थिति में आ गई है, राजनीति गहरी नींद में सो गई। क्यों? क्योंकि हम अंतिम रूप में कोई अच्छा निर्णय ले ही नहीं पाए। भाई अच्छा निर्णय ले लिया जाए तो फिर विवाद समाप्त हो ही जाता है। ये बहुत लंबी बात है, मैं थोड़ा संकेत दिया है यहाँ। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था, वो भारत से कुछ अलग है। भारत में दलगत भावना है, संकीर्ण, यहाँ मैंने नोट भी कर रखा है, जैसे ये भारत में वास्तविक रूप में दलों के निर्माण का आधार संकीर्णताएं भी हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में दलों के निर्माण का आधार संकीर्णताएं नहीं है। ये बात होगी। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा सहयोग, अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो ये 5 महत्वपूर्ण दल हैं, वैसे तो 15 की संख्या है इसकी, 5 महत्वपूर्ण दल हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी भी रूप में खींचतान नहीं होती है। यहाँ जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई खींचतान नहीं होती है। यहाँ किसी भी रूप में कोई भी संकीर्णता नहीं है, मतलब जाति, भाषा, धर्म की संकीर्णता यहाँ मौजूद नहीं है। सभी जन कल्याण की बात करते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड में वास्तविक रूप में सभी दल एक दूसरे का सहयोग कर राज्य व्यवस्था का, सरकार का, शासन का संचालन करते हैं। और दूसरी बात है, व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति नहीं है, अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी मतदाता के द्वारा जब उम्मीदवार को मत दिया जाता है तो राजनीतिक दल नहीं देखा जाता है, वहाँ राजनीतिक दल नहीं देखा जाता है, वहाँ केवल व्यक्ति विशेष की योग्यता देखी जाती है। और व्यक्ति विशेष की योग्यता में भी ये नहीं है कि व्यक्ति की पूजा की जाएगी। अगर वह ठीक काम कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति पूजा की प्रवृत्ति नहीं है स्विट्जरलैंड में। और इसके बाद में दल राष्ट्रीय हितों, अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक दल, क्या
राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करते हैं, और राजनीतिक दलों का कोई सदस्य बनता है तो वह वास्तविक रूप में जन कल्याण और राष्ट्रीय हितों की ही बात करता है। अदर कंट्रीज में हम देखते हैं तो ये भावना थोड़ा कम दिखाई देती है हमें, इसलिए मैंने लिखा दल राष्ट्रीय हित, मतलब वहाँ पर जो ये राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय हितों को प्रथम स्थान देते हैं, संकीर्णताओं को, अपने स्वार्थों को स्थान नहीं देते हैं। वहाँ वास्तविक रूप में राजनीति को, बार बार कह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड में राजनीति को एक व्यवसाय नहीं मानते हैं, स्विट्जरलैंड में राजनीति को धन कमाने का साधन नहीं मानते हैं, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत नागरिक राजनीति में भाग धन कमाने के लिए नहीं लेते हैं, राजनीति में भाग सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि वहाँ राजनीति में भाग लेते हैं देश सेवा के लिए, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। और वहाँ राजनीतिक दल शासन का संचालन करते हैं तो उस समय भी उसका आधार होता है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित। ये होगा इसका मूल्यांकन संक्षेप में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्विट्जरलैंड की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बातें होगी। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। इसके बाद में हम अगली राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे, फ्रांस की राज्य व्यवस्था। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।